अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल थॉट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 18वीं तरमीम 2010 में हुई, जिसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे इन्हेंस हुई, कौन से इसमें चैलेंजेस आए और क्या तमाम चीज़ें। तो देखते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। हमारा टॉपिक का कंटेंट ऐसा है कि हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद चंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट 18 जो है ये 102 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। देन हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखेंगे कि वो किस तरह इन्हेंस की गई, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को देखेंगे। देन फाइनेंशियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर देखेंगे कि फाइनेंस को किस तरह डिवॉल्व किया गया सूबा का। देन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कैसे काम कर रही है या पहले कैसे काम कर रही थी, थोड़ा सा कंपेरिजन साथ साथ कहते जाएंगे। देन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल हम देखेंगे। फिर हमने दो केस स्टडी ली, एक हेल्थ सेक्टर का और एक एजुकेशन सेक्टर का। देन हम आखिर पे देखेंगे कि हमें 18th अमेंडमेंट के बाद कौन से चैलेंजेस का सामना है। नाज़रीन, हमने इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहले ही वीडियो में हम फाइनेंशियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों को बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। जैसे आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू से ही ऐसे ही है कि यहाँ पर तसल ऑफ पावर है। एग्जेक्टिव हेड और हेड ऑफ स्टेट के दरमियान, यानी कि प्रेसिडेंट ले लें और पीएम ले लें। सूबे ऑटोनॉमी की बात करते रहे कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए। 1940 में रेजोल्यूशन पास होती है करार पाकिस्तान, तो उसमें बात की जाती है कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे। लेकिन इसके बाद ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं, पाकिस्तान को इंटीग्रेट करना और सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उस वक्त ऐसे फोर्सेज होते हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की तरफ होती है। तो उस सूरत हाल में ऐसा ना हो सका दैट बाकिला देख लेते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है 1971 में। फिर हालात चलते रहते हैं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। वो कभी अपनी ऐसा हालत में रहता है, कभी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, तो ये सिस्टम चलता रहता है। 2008 तक ऐसे सिस्टम चलता है। 2008 से पहले जैसे आप सबको मालूम है कि मुशर्रफ साहब रूल कर रहे होते हैं, एक लंबे अरसे तक उन्होंने पाकिस्तान को रूल किया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डेथ हो जाती है, शहीद कर दिया जाता है उन्हें। उसके बाद 2008 में इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है और एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता है रीएलोकेशन के ऊपर, कि फेडरेशन के पास जो कुछ फंक्शन है, फेडरल गवर्नमेंट के पास जो फंक्शन है, उसमें से कुछ फंक्शन दे दिए जाएंगे सूबों के डोमेन में, ताकि सूबे बेहतर तरीके से काम कर सके। फिर कंसेंसस के बाद 18वीं तरमीम को अबॉलिश 18वीं तरमीम के तहत कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया जाता है। और कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम्स थे वो सूबे के डोमेन में दे दिए जाते हैं, ताकि सूबों को एम्पावर किया जा सके, उनकी जो डिमांड थी प्रोविंशियल इकॉनमी की वो पूरी की जा सके। 18वीं तरमीम नाज़रीन 102 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें कई आर्टिकल्स जो थे कंकरेंट लिस्ट में से निकाल दिए गए, और पार्ट 2 जो था लेजिस्लेटिव लिस्ट का, उसमें से कई चीज़ों को ऐड किया गया। 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमीशन बनाया गया, जिसका काम था कि इंश्योर करे पावर की डेवोल्यूशन को, और डेडलाइन दी गई अगस्त 2011 तक, तो उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो 18th अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में की नेशनल असेंबली में पास हुई 8 अप्रैल 2010 को। सेनेट से इसको मंजूरी मिलती है 15 अप्रैल 2010 को, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे आसफ अली जरदारी साहब। 19 अप्रैल को उन्होंने फाइनल अप्रूवल दे के इसका बाकायदा ये बाकायदा 19 अप्रैल को जरदारी साहब ने बाकायदा अप्रूवल दी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्फोर्स हो गई एट वंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ अमेंडमेंट्स हम देखते हैं कि नंबर 1 पे हमने लिखा है कि एनडब्ल्यूएफपी का नाम बदल के केपीके किया गया। बलूचिस्तान की कुछ स्पेलिंग को चेंज किया गया, पहले BLAU था, अब BLO कर दिया गया। SIND लिखा जाता था पहले 18th अमेंडमेंट से, और सूबे की डिमांड के बाद इसको SINDH कर दिया गया। इमरजेंसी के ऊपर बात करते हैं। इमरजेंसी अगर सूबे में लगानी है आपने, यानी कि डिक्लेयर करनी है फेडरल हुकूमत ने, तो ज़रूरी है कि सूबे की सूबाई असम्बली से उसकी पहले अप्रूवल ली जाए। 18वीं तरमीम में से इंश्योर किया गया। इससे पहले ऐसा, जैसे आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने
शहबाज शरीफ के दौरे अपने दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को हटा कर गवर्नर राज लगा दिया था। देन एमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट लगाना चाहता है पूरे मुल्क में तो उसको पार्लियामेंट के सामने एक अपना रिकमेंडेशन रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट उसको डिबेट करेगी, जो डिबेट अगर उसके हक में निकल दी है कि आप लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट लगा सकता है इमरजेंसी, अदरवाइज वो नहीं लगा सकता। देन कैबिनेट का जो हुजम था, जो सुप्रीम थी, वो डिसाइड की कि ये 11% ऑफ द टोटल असेंबली होगा, पीएम की कैबिनेट हो या सीएम की कैबिनेट हो। 4 सीट्स एलोकेट की गई माइनॉरिटीज की सेनेट में, हर सूबे को सीट्स दी गई। सेनेट के वर्किंग डेज को बढ़ाया गया 90 से 110 कर दिया गया। सेनेट क्योंकि सूबों की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा होता है, तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया। एजुकेशन जो कंपलसरी थी 16 ईयर तक कहा गया कि 16 ईयर एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन काउंट होगी। कंकरेंट लिस्ट ऐसी ऊपर अपनी बात की बारिश कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट थी वो 58 दी गई थी, जिसे रिपील कर दिया गया, यानी कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हैं तो आप अपनी मर्जी से ऐसा कुछ काम हुकूमत को नहीं गिरा सकते कि जी करप्शन के एलिगेशन लगा के, क्योंकि ये मिस यूज होती रहेगी पावर की। इसका मकसद तो ये था कि आप करप्शन को रोक सके, लेकिन अगर आप हुकूमतों को गिरा के अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे तो हुकूमतें फिर कैसे अपने काम करेंगे। देन कहा गया कि पीएम शेल एडवाइस प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट चीफ मिलिट्री ऑफिसर। जो आपके चीफ ऑफ मिलिट्री हैं वो पीएम के एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट साहब वो अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। पीएम की ऑफिस होल्ड करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो थी उसको हटा दिया गया। पहले 2 दफा था, अब इसको कहा गया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितनी बार मर्जी चाहे इसको ऑफिस को होल्ड कर सकता है पीएम। केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में कहा गया कि केयर टेकर जो पीएम होगा उसको उस वक्त का पीएम और अपोजिशन लीडर मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमने किस बंदे को केयर टेकर पीएम लगाना। फेयर ट्रायल कंट्रोल किया गया, राइट टू असेस इंफॉर्मेशन दी गई। एफपीएससी के चेयरमैन कहा गया कि पीएम साहब की एडवाइस पे लगाया जाएगा, सेम एज पीपीएससी के चेयरमैन भी सीएम साहब की एडवाइस पे लगाया जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड की पावर को दोबारा रिस्टोर किया गया, तो ये तमाम चीज़ें उसी तरह अपनी तरतीब में आती हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जुडिशल कमीशन एक बनाया गया, सॉरी, जिसका काम था कि वो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में सूचना भी देगा पीएम साहब को। पीएम साहब उसमें से देखेंगे किस बंदे को लगाना है, देन वो सदर साहब को एडवाइस करेंगे, देन एक जज को लगाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2010 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, 18 अमेंडमेंट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया। सो आप आते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर। Article 61 says the days of the Senate from 90 to 90 increased to 110। सेनेट जैसे ऊपर हमने बात की, सेनेट नुमाइंदगी कर रही होती है सूबों की, इसके वर्किंग डेज को बढ़ा दिया गया, यानी कि सूबों को मजीद वक्त दिया गया कि आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। मुख्तलिफ डिबेट्स होती हैं, जैसे आपको सारा मालूम है। आर्टिकल 70 से इसके कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया जाएगा। 89 आर्टिकल से ऑर्डिनेंस नहीं इशू किया जा सकता अगर सेनेट का इजलास जारी हो, उस दौरान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस ऐसा कोई इशू नहीं कर सकते। आर्टिकल 101 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर टू बी ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। पीएम साहब प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करेंगे कि आपने किस सूबे में कौन सा गवर्नर लगाना है, और 2 मजीद शर्तें इसमें वाज़ेह की गई कि उस बंदे का उस सूबे से होना ज़रूरी है और उसका वोट वहाँ पर रजिस्टर हो, सिर्फ रिहायशी ना हो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देन आर्टिकल 104, गवर्नर साहब अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाता है या एक लंबे टूर के लिए स्टेट बिजनेस के ऊपर बाहर चले जाते हैं, तो स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली होगा, वो एक्ट एज गवर्नर करेगा। और गवर्नर अपने तमाम इख्तियारात, आर्टिकल 105 से गवर्नर अपने तमाम इख्तियारात क्या करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम इस्तेमाल करेगा। आर्टिकल 16 में एक बात और मजीद वाज़ेह की गई जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मजीद इंश्योर करती है कि अगर 10 दिन तक गवर्नर साहब किसी बिल के ऊपर रजामंदी जाहिर नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं और इसे रिकंसिडर करने के लिए असेंबली में वापस भी नहीं भेजते, तो वो बिल क्या होगा, पास सस्पेंड होगा, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिकंसिडर करने के लिए वापस जरूर भेज सकते हैं। आर्टिकल 127 से द डेज ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज
इंक्रीज फ्रॉम 70 to 100। प्रोविंशियल असेंबलीज की वर्किंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया। Then Article 129, the executive authority of the province to be exercised by the chief minister and provincial minister। पहले एग्जेक्टिव अथॉरिटी कौन इस्तेमाल कर रहा था? प्रेसिडेंट ऑन फेडरल लेवल एंड ऑन प्रोविंशियल लेवल गवर्नर साहब ये चीजें इस्तेमाल कर रहे थे एग्जेक्टिव अथॉरिटी की। इसको रिस्टोर करके पीएम और उसकी काबीना को दे दिया गया कि इतने सूबे के मामलात होंगे, एग्जेक्टिव मामलात होंगे, सीएम साहब और उसकी काबीना इसको हैंडल करेगी। देन हम देखते हैं आर्टिकल 130, जैसे हमने ऊपर बात की कि साइज ऑफ द कैबिनेट 11% ऑफ द टोटल असेंबली होगा, वो पीएम साहब हो या सीएम साहब हो। और इधर एक बात वो इंश्योर की तो सीएम साहब अपने एडवाइजर रखेंगे, वो क्या होगा 5 से ज़्यादा नहीं होगा। आर्टिकल 130 के अंदर इंश्योर किया गया कि इसका जो चेंज कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब का इलेक्शन का प्रोसेस। आर्टिकल 131, द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद रिलेशन टू गवर्नर ओरिजिनल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर। पहले भी ऐसा होता था कि जो असल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक भी गवर्नर साहब सीएम की एडवाइस के ऊपर काम करते थे। तो जिस तरह की एडवाइस देते थे उन्होंने ऐसा एक एक्ट करना होता था। इस चीज़ को रिस्टोर कर देगा आर्टिकल 31 के। आर्टिकल 139, ऑल द एग्जेक्टिव एक्शंस। यहाँ पर हम ये बात करें कि गवर्नर साहब के नाम के ऊपर एग्जेक्टिव एक्शंस होंगे कि नहीं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम के ऊपर होंगे। अब ये नहीं लिखा जाएगा कि बहुत में गवर्नर पंजाब, लिखा जाएगा बहुत में हुकूमत पंजाब हम ये काम कर रहे हैं और जो भी स्टेट अफेयर्स आपको मालूम। आर्टिकल 142 क्लास डी से मजलिस शूरा कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो सूबों को डोमेन में आए। यानी कि अगर उसको कोई मिनिस्ट्री दी गई है, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, हम आगे जाकर इसको भी डिबेट करेंगे, तो इससे मुतल्लिक अगर आपने कोई कानून साजी करनी है तो आपको सूबों से पहले उनकी राय लेनी पड़ेगी। अगर वो राजी होते हैं कि सूबाई लेवल की बजाय आप फेडरल के ऊपर इस तरह का कोई काम कर लें और सूबे उसको फॉलो करेंगे, देन आप कर सकते हैं। क्योंकि पावर डिवॉल्व कर देगी उसके बाद सूबों का डोमेन है, वो उसके ऊपर काम करेंगे। ये इसलिए इंश्योर किएगा ताकि टसल क्रिएट ना हो जैसे पहले क्रिएट होती है। प्रोविंशियल इकोनॉमी आर्टिकल 232 से इमरजेंसी प्रोविजंस को इसमें इंश्योर किया गया कि अगर सूबे के अंदर आपने इमरजेंसी लगानी है, जैसे हमने ऊपर बात की, तो आपको उस असेंबली से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो असेंबली पास करती है कि जनाब हालात इतने खराब है कि कानून और आइन के मुताबिक तो कुछ नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट्स थोड़े से क्या करें, कुछ अरसे के लिए डिले में डाल दें या उसको रोक दें और इस सिविल कंडीशन के ऊपर काबू पा लिया जाए, तो उसके इमरजेंसी अगर सूबा राजी होता है तो वफाक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम एज फेडरल लेवल पे भी ये कहा गया कि अगर सदर साहब इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको आप कुछ अरसे के लिए सस्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको पार्लियामेंट के सामने जॉइंट सेशन में ये अपना रिकमेंडेशन रखना पड़ेगा। विद इन 10 डेज अगर वो अप्रूव होता है तो प्रेसिडेंट साहब लगा सकते हैं। इस वक्त सदर आपको मालूम है आरिफ अलवी साहब। आर्टिकल 233 से सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वो कैसे होंगे? आपने जॉइंट सिटिंग नहीं बुलानी। जैसे आपने इमरजेंसी के लिए रिकमेंडेशन रखा जॉइंट सिटिंग में, हर हाउस को अलग-अलग एक रेजोल्यूशन दी जाएगी कि हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं। अगर तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जी हालात ठीक है, इतने खराब है, आप कर लें, तो सदर साहब क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर दोनों हाउस ये नहीं कन्विंस हो पाते तो क्या होगा, इमरजेंसी में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकेगा। आर्टिकल 234, अगर जैसे हमने ऊपर बात की कि ऊपर 234 में ये कहा गया कि आपने जॉइंट सेशन में रखना है अपना रिकमेंडेशन कि हम जी लगा रहे हैं इमरजेंसी। इससे पहले हमने क्या बात की कि आर्टिकल 232 ये कहता है कि आपने कितने दिन रखने हैं, वो सूबों के बारे में बात करता है और वफाक के बारे में बात करता है। आर्टिकल 234 में इंश्योर किया गया कि जॉइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का, जिसके सामने आप रिकमेंडेशन रखेंगे कि तो वो मान जाते हैं, देन इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है अदरवाइज नहीं। देन चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में
मज़ीद वाज़ेह किया गया ताकि तमाम सूबों को नुमाइंदगी भी मिल सके और इसका सिलेक्शन का जो नॉमिनेशन का आप कह सकते हैं तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया। 18th अमेंडमेंट में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको कंफर्म करेगी पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी, उसमें यानी कि जॉइंट कमेटी जैसे आपको मालूम है कि दोनों हाउसेस के ऊपर मुश्तमिल होगी, उसमें अपोजिशन के भी लोग होंगे और हुकूमत के भी लोग होंगे। दैन इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि हर सूबे में से एक मेंबर होगा जो कमीशन में रिप्रेजेंट कर रहा होगा सूबे की नुमाइंदगी को। ये कुछ आर्टिकल्स थे जिसमें हमने बात की कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे इंश्योर की गई। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर कैसे हुई। इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, आइटम नंबर 34, आइटम नंबर 33, आइटम नंबर 45, 46, 47। इसको क्या किया गया, ओमिट कर दिया गया फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 से और किसी दूसरे में शामिल नहीं किया गया। यानी कि ये चीज़ें कहाँ दे दी कि सूबों को दे दी कि वो लॉट स्टेट लॉटरीज को डिफाइन करेंगे, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट टैक्सेस इन कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन क्या होता है, काफी items have been moved from the Federal Legislative List Part 1 to Federal Legislative List Part 2. अब मेजर कोर्ट्स कंसेंसस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द वेट्स, ये तमाम चीज़ें वफाक के पास ही रहेगी। ये वफाक देखेगा मेजर कोर्ट्स जो हैं, कराची कोर्ट, कासिम कोर्ट को अदर बन रही है। नेशनल प्लानिंग और नेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन की जो चीज़ें हैं वो भी वफाक देखेगा। आपने मतलब शुमारी करानी होती है वो भी वफाक देखेगा। आपके जो वेट्स होते हैं और मेजरमेंट्स हैं वो आप स्टैंडर्डाइज करेगा। कंक्रीट लिस्ट में कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स थे मेरे ख्याल से वो टूरिज्म था, ज़कात था, एनवायरनमेंट था, ड्रग्स एंड मेडिसिन थे जो दे दिए गए सूबों को कि वो आप उसको मैनेज करेंगे। लेबर वेलफेयर था, ट्रेड यूनियन था, लेबर एक्सचेंज, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। 2010 में ये अमेंडमेंट हुई। अब तो काफ़ी चीज़ें मिलकर की जा रही हैं, वफाक और सूबों के साथ दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि मामला को बेहतर तरीके से लेके जाया जा सके। आर्टिकल 167 क्लास 4 में इंश्योर कहते हैं कि सूबा जो है वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी लोन ले सकता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकता है। पहले क्या होता था, वफाकी कर्ज लेता था और सूबों को यानी कि वफाक श्योरिटी देता था। अभी इस ऑटोनॉमी के तहत क्या होता है, जैसे पंजाब हुकूमत ने कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से, के गवर्नमेंट ने लिया, सिंध गवर्नमेंट कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर ले रही है, बलूचिस्तान हुकूमत ले रही है, तो सूबों को अब इख्तियार दिया गया कि वो डेवलपमेंट के लिए अपने हिसाब से देखें कि किस प्रोजेक्ट को कितना चाहिए। अगर वो खुद फाइनेंस रेस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो डोमेस्टिक लोन ले सकते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। आर्टिकल 172 क्लास 2 में कहा गया कि लैंड मिनरल्स और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जो पाकिस्तान के आएंगे वो कौन ओन करेगा, वो प्रोविंस ओन करेगा। जो सूबे के साथ टेरिटोरियल वाटर लग रहे हैं उस सूबे की वो ऑनरशिप होगी, उससे जो उस निकलेगा उसका रेवेन्यू कौन किसके पास जाएगा, वो सूबे के पास जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन साथ इंश्योर किया गया कि मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस तो सूबे में किसी भी जगह पे निकल रही है या टेरिटोरियल वाटर से भी निकल रही है तो वो वफाक और सूबा दोनों की ऑनरशिप होगी, कंबाइंड ऑनरशिप होगी। यानी कि इसका जो रेवेन्यू होगा वो दोनों में बराबर तकसीम होगा, दोनों बराबर इसके हिस्सा लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था 18th अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यहाँ तक था। नेक्स्ट हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे हमने काउंसिल ऑफ कम्युनिटीज कैसे काम कर रहा है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कैसे काम कर रही है। देन हम देखेंगे कि इस स्टडी में एजुकेशन सेक्टर कितना इम्प्रूव हुआ या डाउन गया, हेल्थ सेक्टर कितना इम्प्रूव हुआ या डाउन गया। देन आखिर पे हम चैलेंजेस देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो डोंट forget to subscribe our channel with the thought and stay tuned for the next part and other interesting topics regarding CSS and political science.